लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब हमने डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी तो उसमें बड़ी क्लियरली स्पेसिफाई किया गया था कि सिर्फ डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इतना ब्रॉड है कि उसको सिर्फ डेफिनेशन से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड the meaning of statistics, you have to understand the definition, the scope, the importance, the functions and the limitations of statistics. तब आपको समझ आएगा कि statistics actually है क्या। तो हम उस प्रोसेस में क्या क्या कर चुके थे? हम डिफरेंट डेफिनेशंस कर चुके थे। सिंगुलर सेंस में क्या है, प्लूरल सेंस में क्या है, प्लूरल सेंस में क्या है, प्लूरल सेंस में कोई ट्राई करना चाहेगा? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। प्लूरल सेंस में तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? डेटा है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, बस वो जो डेटा बहुत सारे एक साथ रख दिया वो स्टैटिस्टिक्स है, सिर्फ डेटा। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सिंगुलर सेंस में वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। सिंगुलर सेंस में वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं of collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data, presentation, analysis and interpretation of data. तो हमारा कोर्स इज अबाउट द स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस। तो हम क्या सीखेंगे पूरी 11th में? स्टैटिस्टिकल मेथड्स सीखेंगे। प्लूरल सेंस में तो वो एक टर्म है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब मल्टीपल डेटा, वो है स्टैटिस्टिक्स। उसमें सीखना क्या है? वो तो एक टर्म हो गया जिसका मीनिंग पता होना चाहिए। जो सीखने वाला है वो तो प्रोसेस होता है ना। तो प्रोसेस सिंगुलर सेंस में, तो मीनिंग पढ़ा सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर लिए थे हमने सारे। इंपॉर्टेंस कर रहे थे, इंपॉर्टेंस टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स, टू द वेरियस सेगमेंट्स। इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट कर लिया था। इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि अपने आप में तो एक अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स टेक्निकली एक अलग सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, बट बहुत ज्यादा यूज होता है इकोनॉमिक्स में। इसलिए उसके साथ मतलब अगर करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करा जाए, स्कूल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इकोनॉमिक्स के साथ ही सिखा दिया जाता है। बट जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे, इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग सब्जेक्ट होगा, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल अलग सब्जेक्ट होगा। इट विल बी डेल्ट एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। इतना बड़ा उसका स्कोप है, बट यूज होता है साथ में, यूज होता है साथ में। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में ही, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत सारी जगह यूज होगा, बट इकोनॉमिक्स में तो मतलब गवर्नमेंट डिसीजंस cannot be taken, government decisions cannot be taken without the use of statistics. It is impossible to run the economy, to take various economic decisions without the use of statistics, because you are dealing with such huge numbers. 140 करोड़ पॉपुलेशन है। 140 करोड़ मतलब बहुत ही ज्यादा ह्यूज डेटा होगा। ये तो सिर्फ इंसान है, उनके एस्पेक्ट्स कितने सारे होंगे? इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एवरेज हाइट, एवरेज वेट, मतलब कितने सारे पैरामीटर स्टडी करने होंगे। तो डेटा ह्यूमंगस है। तो इसके लिए जब तक प्रॉपर वे में डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो वो एनालाइज नहीं हो पाएगा। एनालाइज ही नहीं हो पाएगा तो इंटरप्रेट करके अपनी डिसीजंस कैसे लेंगे? तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा है टू द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक्स। दो चीजें हम कर चुके थे कि गवर्नमेंट के लिए कैसा इंपॉर्टेंट है, उनको डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ा काम क्या है गवर्नमेंट का? डिसीजन मेकिंग। तो उसके लिए यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेज में। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इकोनॉमिक्स के वेरियस लॉज हैं। लॉ ऑफ डीएमयू, वो भी तो एक टेबल पे बेस्ड है। as we consume more and more of a commodity, the additional satisfaction derived from every successive unit goes on diminishing. एक यूनिट कंज्यूम करी 10 की सेटिस्फैक्शन, 2 करी 8, तो वो डेटा प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, तो वो स्टैटिस्टिक्स ही तो हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स यूज होता है इकोनॉमिक्स के वेरियस लॉज प्रूव करने में, चाहे वो लॉ ऑफ डीएमयू हो, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड हो, चाहे वो कोई भी लॉ हो। क्योंकि कोई भी लॉ होगा ना
तो फिर उसके टैबुलर प्रेजेंटेशन आएगी। टैबुलर प्रेजेंटेशन से पहले डेटा ऑर्गेनाइज हुआ होगा, डेटा ऑर्गेनाइज होने से पहले डेटा कलेक्ट हुआ होगा कि अच्छा भाई साहब 100 रुपए की चीज है तो कितनी यूनिट्स लोगे, अगर 200 की है तो कितनी लोगे, कम हो गए ना। तो अब ये क्या हो रहा है, ये मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे मैंने 1000 लोगों से पूछ लिया तो वो हो गया डेटा कलेक्ट। अब उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर एक वे में प्रेजेंट किया जाएगा, तो ऐसे लॉज फ्रेम होते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लॉज फ्रेम करने में स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। यहाँ तक हम सारा कर चुके थे, आज आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या होगा ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ही कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग अगेन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली। तो सर आ तो गया था इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स टू द गवर्नमेंट। डिसीजन मेकिंग ही है, डिसीजन मेकिंग ही है, बट वो था गवर्नमेंट बजट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ऑल्सो समवॉट रिलेटेड टू government decisions only, but broader aspect. Economic planning is indispensable, indispensable for achieving faster rate of growth through the best use of nation's resources. अगर इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेलरेट एट अ डिसेंट पेस। मतलब आप ग्रो नहीं, आप अपनी पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप अपना प्लान नहीं कर रहे। शेड्यूल कर रहे हो मेहनत ओके, बट प्लान बैनर में नहीं कर रहे तो अपनी पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऐसे इकोनॉमी की बात भी है कि अगर इकोनॉमिक प्लानिंग ढंग से नहीं हुई तो कोई भी इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएगी। At every stage of economic planning, there is a need for figures and statistical methods. At every stage of economic planning, आप अपना शेड्यूल, आप अपना प्लान बनाना चाहते हैं आगे का, तो यू नीड फिगर्स कि अच्छा ठीक है कि मेरा मैथ्स कैसा है, तो वो कैसे पता चलेगा कैसा है, उसके मार्क्स ही तो बताएंगे। मेरा अकाउंट्स कैसा है, मेरा इकोनॉमिक्स कैसा है, मेरी हिस्ट्री कैसी है, कोई भी चीज कैसी है तो वो उसके मार्क्स बताएंगे। फिर मार्क्स के बेसिस पे आप प्लान बनाएंगे, अच्छा यार ये मेरा वीक एरिया है, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है तो ठीक है इसको स्ट्रॉन्ग रहने देंगे, बट ज्यादा जरूरत किसको है, मेरे वीक एरियाज को। तो ऐसे ही गवर्नमेंट देखती है कि डिफरेंट स्टेट्स में ग्रोथ रेट इंटरनली स्टेट का क्या आ रहा है, जहां पे अंडर डेवलप्ड एरियाज है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही पूरी, जहां पे बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है, तो वहां गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है, वहां गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है। तो फिगर्स होंगे तभी तो इतने घंटे यहाँ पे लाइट रहती है, लिटरेसी रेट यहाँ का ये है, एवरेज इनकम लेवल यहाँ का ये, तो ये सब फिगर्स ही तो है। At every stage of economic planning, there is a need for figures and statistical methods. Using statistical techniques, it is possible to assess the amounts of various resources available in the economy. कि पैसा कितना है गवर्नमेंट के पास, the most important resource, and accordingly determine whether the specified rate of growth is sustainable or not. तो अब कि जहां पे ग्रोथ रेट देखिए कि ठीक है यहाँ पे हमारा टारगेट ग्रोथ रेट है लेट अस अज्यूम 6.5%, तो अगर कोई स्टेट 7-8 कर रही है तो बहुत खुशी की बात है। अब उनको छोड़, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या पेरेंट्स आपके प्लानिंग में इंटरफेयर करेंगे? नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे। जब आप सही कर रहे हो सब कुछ तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे सही तो क्या वो इंटरफेयर करेंगे? गवर्नमेंट भी एग्जैक्टली यही करती है कि जो स्टेट्स अच्छे से कर रही हैं, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अगर अपना काम अच्छे से कर रही हैं, टारगेटेड ग्रोथ है, अब अचीव हो रहे हैं सारे टारगेट्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके सारे फंड सैंक्शन करती रहती हैं और इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो बट वो तभी तो पॉसिबल है कि वो मैच कर पा रहे हैं वो टारगेट, तो जब डेटा है, डेटा है कि आपको एक टारगेट दिया गया, आपके वो टारगेट्स मैच हो रहे हैं, आपके हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, एजुकेशन भी इंप्रूव हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि इतने सारे एस्पेक्ट्स है ना जिनका, तो रिसोर्सेज वाइजली यूज होने, रिसोर्सेज वाइजली यूज होने, तो जहां पे खर्चे की जरूरत नहीं है वहां पे खर्चा नहीं किया जाएगा। तो जरूरत है कि नहीं है वो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। Statistical analysis of data regarding an economy may reveal certain crucial areas like increasing rate of inflation, which may require immediate attention. What do you mean by inflation? Anyone? Inflation का meaning क्या होता है? आद्या? Very good. Increase
in the general price level, increase in the general price level of various goods and services. Increase in the general price level. अब बस ऐसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट बिकॉज वी हैव टच्ड इन्फ्लेशन, तो जहां सीपीआई एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। बस कुछ नहीं, अभी बस नाम, एक एग्जांपल्स दे रहा हूं। वेज टू मेजर इन्फ्लेशन, वेज टू मेजर इन्फ्लेशन हमारे कोर्स में इंडेक्स नंबर्स, वहां पे हम सीखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उन कमोडिटीज को कंसिडर करता है, क्योंकि होता है ना कि सर इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, तो जरूरी थोड़ी ना हर एक चीज का प्राइस सेम रेट पे ही बढ़ रहा हो, ये तो एक फिगर होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, 6%, 7%, 8%, ये तो एक वैल्यू है ना। हो सकता है मिल्क 20% पे बढ़ा हो सकता है आपके स्टेशनरी आइटम्स 40% से बढ़े हो सकता है पेट्रोल 50% से बढ़ा हो सकता है कोई चीज 2% से बढ़ी हो, सबका रेट ऑफ इंक्रीज अलग अलग हो सकता है ना। तो इसलिए कुछ टूल्स यूज करे जाते हैं टू मेजर इन्फ्लेशन, वो भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, क्योंकि डेटा आएगा ना कौन सी चीज कितनी रेट से बढ़ी। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उन कमोडिटीज को कंसिडर करेगा जो एक कंज्यूमर के यूज की है। होलसेल प्राइस इंडेक्स डिफरेंट कमोडिटीज को यूज करेगा। पॉइंट, ये सारा डेटा ही तो है जो आपको बताएगा कि इन्फ्लेशन का रेट क्या है, वो तो बताएगा इन्फ्लेशन का रेट क्या है। फिर इकोनॉमी को जो डिसीजन लेनी पड़ेंगी, जो अभी थ्रू आउट एक साल जो हलचल हुई है वर्ल्ड ओवर ग्लोबली, इन्फ्लेशन की वजह से हुई है, इन्फ्लेशन की मैसिव इन्फ्लेशन की वजह से हुई है, जिसकी वजह से उनको बैंक रेट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़े हैं सबको थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब ऑलमोस्ट सब अपनी पीक पे है, अगर घर जाके गूगल भी करोगे ना, यूके अपनी पीक पे है, यूएस अपनी पीक पे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्टलीस्ट, मतलब आज के डेट में सबसे महंगे हैं। तो वो सारी डिसीजंस कैसे ले पाए, बहुत बड़ी डिसीजन होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ को स्लो डाउन करना। कैसे, लोन्स महंगे होंगे तो आप लोन कम लेंगे या ज्यादा लेंगे, इशिका? कम लोन्स लेंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे या कम होंगे? अगर लोन कम लोगे तो स्पेंडिंग बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना, क्योंकि लोन लेंगे तो आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, जितने नहीं थे उससे भी ज्यादा आ गए, क्योंकि आपने लोन ले लिए, तो स्पेंडिंग के लिए तो लिए। स्पेंडिंग बढ़ेगी तो लोगों की, प्रोड्यूसर्स की इनकम बढ़ेगी या कम होगी? जितनी ज्यादा स्पेंडिंग होगी उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, बिकेंगे। तो व्हाट इज जीडीपी? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो तो जीडीपी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, वो ग्रोथ गिरेगी। तो लेकिन ये इतने, मतलब बहुत क्रूशियल स्टेप हुआ ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना, तो आप मतलब जानबूझ के अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को स्लो कर रहे हो। कह रहे लेकिन क्या करूं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, तभी तो महंगाई बढ़ेगी, कि सामान उतना है नहीं जितनी डिमांड है। तो डिमांड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी डिसीजन लेने के लिए डेटा बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर डेटा सही से कलेक्ट नहीं हुआ तो सोचो कितनी बड़ी डिसीजंस गलत हो जाएंगी, तो फेल हो जाएगी ना, इकोनॉमी फेल हो जाएंगे। तो ऐसे होता है कभी कभी कि अगर डिसीजंस गलत हो गई तो वो बैकफायर करती हैं। तो इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग इज ह्यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।